बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में कुछ पढ़ा था, आपको बताया था किस तरह से लेबर मार्केट, कैपिटल मार्केट और नेचुरल रिसोर्सेज के मार्केट जो हैं वो फंक्शंस करते हैं। आज से चंद लेक्चर्स जो हैं आज के बाद वो हम उन सारे कंसेप्ट्स जो हमने थ्योरेटिकली आपको पढ़ाए हैं उनको मैथमेटिकली किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो बताएंगे। फिर कुछ कंसेप्ट्स आपको स्टैटिस्टिक्स के बताएंगे कि हाउ दी स्टैटिस्टिक्स टूल्स जब एज अ मैनेजर या एज अ एंटरप्रेन्योर आप काम करते हैं तो आपको वो हेल्पफुल होंगे, राइट। सो ये सारी जो थ्योरेटिकली एस्पेक्ट्स हमने पढ़ चुके हैं उनमें हमने उनको हम मैथमेटिकली, स्टैटिस्टिकली और इकोनोमेट्रिकली हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से हम एक फंक्शन को जो है वो डिराइव करते हैं और किस तरह से इक्वेशन डेवलप करते हैं, किस तरह से डाटा की मदद से इक्वेशन या इक्वेशंस की मदद से डाटा डेवलप करते हैं, ये सारी बातें हम जो है आपको बताएंगे। ओके, सो हमने ये देखना है कि किस तरह से हम आपको अच्छी तरह से याद होगा, हमने आपको डिमांड पढ़ाई थी, हमने आपको सप्लाई पढ़ाई थी और किस तरह से डिमांड और सप्लाई जो है वो एक मैनेजर्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, उनके एक एंटरप्रेन्योर के लिए उनका एनालिसिस किस कदर हेल्पफुल हो सकता है, किस तरह से डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम होता है और किस तरह से डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम डिराइव किया जाता है। ये सारी बातें हमने आपको थ्योरेटिकली बताई थी। आज से हम चंद लेक्चर जो हैं आज के बाद विल स्पेंड फ्यू लेक्चर्स to teach you the different tools, mathematical, statistical and economic tools, right, so that we can assess the present demand and we can forecast, right. So ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं एक मैनेजर के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए, कि उसे मालूम हो कि उस जो चीज़ वो प्रोड्यूस कर रहा है या वो बेच रहे हैं उसकी फ्यूचर डिमांड क्या होगी, उसकी सप्लाई को किस तरह से बढ़ाना है या कम करना है, ये या इन केस की अगर टैक्स लगे तो उसे प्राइसेस पे जो है क्या चेंज लानी है, या अगर सब्सिडी दी जाए तो उसको क्या चेंज लानी है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको हमने आज समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक इक्वेशंस हम देखेंगे, ड्राइव किस तरह से होती हैं और उनको सॉल्व कैसे किया जाता है और उनके रिजल्ट्स या उनके जो आंसर्स हैं उनको प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से यूजफुल तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले हमने आपको जो है वो डिमांड के बारे में हम जिक्र करेंगे, फिर हम सप्लाई के बारे में जिक्र करेंगे, फिर हम आपको मार्केट इक्विलिब्रियम मैथमेटिकली किस तरह से अटेन करते हैं वो बताएंगे, फिर हम आपको टैक्सेस और जो है वो सब्सिडीज किस तरह से मार्केट इक्विलिब्रियम को जो है वो डिस्टर्ब करती हैं और वो नया इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन करते हैं, और प्राइसेस पे और डिमांड और सप्लाई पर क्या चेंजेस आती हैं। सबसे पहले विल स्टार्ट विद डिमांड। सो नाउ द वेरी फर्स्ट, that is demand's function equation. So this is the very first topic जो आज हम कर रहे हैं। आपको अच्छी तरह से याद होगा, मैं आपको सिर्फ याद दहानी के लिए बता रहा हूँ कि हमने आपको बताया था कि डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस, फिर हमने बताया था डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, इनकम, नंबर ऑफ कंज्यूमर, ये बहुत सारी बातें हमने आपको तफसीलन बताई थी, आपको याद होगा। ओके, नो ये बात अगर हम लिखें अगर मैथमेटिकली कि क्वांटिटी डिमांड डिपेंड्स अपॉन मीन फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, इनकम, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, फैशन, टेस्ट एटसेट्रा। आपको याद है हमने वहां पर आपको याद होगा कि पीएस की जगह पे, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट की जगह पीआर इस्तेमाल किया था, और इनकम के लिए हमने एम इस्तेमाल किया था। इट मेक्स नो डिफरेंस, जस्ट ये डिनोट कर रहे हैं हम, आप इस तरह सिर्फ समझाने के लिए आपको ये बातें बताई जा रही हैं, आप इनको किसी तरह से भी डिनोट कर सकते हैं।
एनीवे अब फिर हमने आपको बताया था कि शॉर्ट रन के अंदर जो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट है वो चेंज नहीं होती, जो इनकम है कंज्यूमर की वो चेंज नहीं होती, जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं वो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होते, फैशन चेंज नहीं होता, टेस्ट चेंज नहीं होता, इस तरह से अगर वेदर है तो वो चेंज नहीं होता। लिहाजा हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस इन शॉर्ट रन। ओके, आपको याद आ गया। फिर हमने आपको इसकी इक्वेशन बताई थी कि Q इज इक्वल टू A माइनस बी पी। ये माइनस का साइन आपको बता रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। एंड आपको याद है कि अगर प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड कम हो जाती है और प्राइस कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाती है। ये आपको अच्छी तरह से याद है। देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, हेंस दिस इक्वेशन, दिस नेगेटिव साइन विद प्राइस शोज दैट देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप एंड दिस इक्वेशन इज डिमांड इक्वेशन। ओके, नाउ अब ये इक्वेशन तो आपने डेवलप कर ली। अब अगर आपको बहुत सारी सूरत हाल हो सकती है, ये भी मुमकिन है कि आपको मालूम हो कि आप जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी अगर कीमत 10 रुपए है तो डिमांड कितनी है, अगर प्राइस कम हो गई है तो फिर डिमांड कितनी है। अगर ये आपको दो इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिमांड की इक्वेशन जो है वो डिराइव कर सकते हैं। जब आप डिमांड की इक्वेशन डिराइव कर लेंगे तो फिर उस बेस पर, यानी कि आपके पास जो मालूम इंफॉर्मेशंस हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की, यानी कि टेबल आपके पास मौजूद है कि जब आपकी प्राइस 5 थी तो डिमांड कितनी थी, 6 हुई प्राइस तो डिमांड कितनी थी, 7 हुई तो डिमांड कितनी हुई। तो ये सारी आपके पास इंफॉर्मेशन एक टेबुलेटेड फॉर्म में अगर मौजूद है, उसकी मदद से आप अगर आप डिमांड की इक्वेशन बनाना चाहें तो आप इजीली बना सकते हैं। और अगर आपके पास इक्वेशन मौजूद है और वेरिएबल्स की वैल्यूज मौजूद हैं तो आप उससे टेबल बना सकते हैं। ठीक है, ये बातें हम आपको जो इक्वेशन से टेबल बनाना, ये तो हम आपको थ्योरी में जब हमने डिमांड का लेक्चर आपको दिया था उसमें अच्छी तरह से समझाया था। आज हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से एक इंफॉर्मेशन जो कि गिवन है क्या कि प्राइस क्या है और डिमांड कितनी है, ये आपको दो इंफॉर्मेशंस गिवन है और किस तरह से आप जो है वो इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं। और आपको बताते हैं कि ये अगर आप Q माइनस Q1 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 इंटू P माइनस P1। ये आपकी डेफिनेटली यू रिमेंबर कि ये आपका पार्ट स्लोप का है। अगर आपके पास ये फॉर्मूला मौजूद हो तो आप अपनी गिवन इंफॉर्मेशन से आप इजीली जो है वो डिमांड का फंक्शन डिराइव कर सकते हैं। राइट, अब देखिए ज़रा, अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। राइट, दिस इज द फॉर्मूला कि हमारे पास, अब हम फर्ज कर लें कि हमें गिवन है, हमें बता दिया जाता है कि P1 इज इक्वल टू 80 है। तो जब P1 80 है तो Q1 जो है वो आपकी 10 थी। जब प्राइस जो है P2 जो है वो गिर कर 60 हो गई तो डिमांड जो है आपकी Q2 जो है वो आपकी इंक्रीज होके लेट्स से Q2 जो है 20 हो गई। सो प्राइस 80 है, डिमांड आपकी 10 है, प्राइस कम होके 60 हो गई तो डिमांड आपकी कितनी होगी, 20। राइट, अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है आप डिमांड की इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, आप ये फार्मूला ज़हन में रखिए और इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कीजिए। इसमें Q माइनस Q1 कितने, दैट इज 10, और Q2 दैट इज 20, और Q1 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय P2 की वैल्यू आपके पास क्या है, दैट इज 60, और P1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 80, इनटू P माइनस P1 is 80. Okay, now solve this equation. Right, that would be Q minus 10 is equal to 20 minus 10 is 10 divided by 60 minus 80, that is minus 20, into P minus 80. इसका मतलब ये हुआ कि आपका Q माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू P माइनस 80 होगा। ओके, सो हम इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो इट वुड बी Q माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 1/2 P माइनस 1/2 into 1/2 it will become plus, and 80/2 that will become 40. Okay, so Q is equal to 40, और ये माइनस को दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 10 माइनस 1/2 P. So Q is equal to 50 minus 1/2
P. सो ये आपके पास डिमांड की इक्वेशन आ गई, राइट. सो आपका डिमांड की इक्वेशन डिराइव होगी. अब आप प्राइस अज्यूम करते जाएं, डिमांड आपके पास आती चली जाएगी. जैसे जैसे आप प्राइस अज्यूम करते जाएं, डिमांड आपके पास आती चली जाएगी. आपके पास तो इन्फॉर्मेशन थी ना, प्राइस 80 है और 60 है. अब आप अज्यूम कर लेंगे प्राइस अगर 40 है, फिर क्या होगा, ये प्राइस आप 40 अज्यूम कर लें तो आपके पास क्यू आ जाएगा. ये 20 अज्यूम कर लें, क्वांटिटी आ जाएगी. इसके अलावा 100 प्राइस अज्यूम कर लें तो क्वांटिटी. तो आपके पास डिफरेंट प्राइसेस अज्यूम करके डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड आपके पास आ जाएंगी. सो इस बेस के ऊपर आप जो बड़ी आसानी के साथ ये जो है वो अगर प्राइस से चेंज हो रही हो तो डिमांड क्या होगी, आप इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. सो अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, जो आपने देखा कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है, उसकी मदद से हमने जो इन इंफॉर्मेशन की मदद से ये डिमांड कर्व आपका ड्रॉ कर लिया. सो this is how we use this methodology. With the help of it we use several information and develop the demand equation. Okay, now अब हम assume करते हैं let consumer purchases 20 pen at price 5. ये एक हम आपको एग्जांपल बताते हैं इसकी. let consumer purchases 20 pens at price 5. it means P1 is 5 and how much he purchases, Q20, Q1 is equal to 20. Okay, and now per pen, while the demand for per pen decreases by 15 when price increases by 10. When price become 10, demand Q2 जो है वो कितनी हो जाती है, 15. अब दोबारा से सुन लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो गए हो. अ कंज्यूमर परचेजेस 20 पेन एट प्राइस ऑफ ₹5 per pen. Now while the demand per pen decreases by 15 when price increase by 10, we derive the demand equation and draw its curve. आपको क्वेश्चन क्या है, derive the demand equation and draw the demand curve. Okay, now first of all what we need to do is that we have to write this information and then we have to write the formula. What was that? That was Q minus Q1 is equal to Q2 minus Q1 divided by P2 minus P1 into P minus P1. So this is the formula. अब हमने ये सारी इंफॉर्मेशन इस फॉर्मूला के अंदर रख लेनी है. अगर हम ये रखेंगे तो Q would be equal to Q1 क्या था, 20 is equal to Q2 that is 15 minus 20 divided by P2 is 10, P1 is 5 and P minus P1 that is 5. Okay, now how we can solve this? Q minus 20 is equal to minus 5 divided by 5, okay, into P minus 5. Okay, now we can solve it further. Q20 is equal to minus 1 into P minus 5. So ये आपका बन जाएगा Q minus 20 is equal to minus 1 plus 5. So Q is equal to 20, इस तरफ ले आए प्लस का हो जाएगा, plus 5 minus P. Okay, so Q is equal to 25 minus P. ये आपके पास क्या आ गया, डिमांड की इक्वेशन आ गई. Okay, now if you want to draw it, you can easily draw. How you can draw it? Q and P. So if the 5, 10, 15, 20, 25, right? Price and quantity 5, 10, 15, 20 and 25. 5, 10, 15, 20 and 25. And prices are P, that is 5, 10, 15, 20 and 25. Now when price was 5, P1 was 5, Q1 is 20.
So P is 5, Q is 20. So this is the point. Okay. When price is 10, quantity decreased by 15. So this is the point. If we join these both points, we'll get the demand curve. We'll get the demand curve. With the help of this, we can say that if price increased by 15, it will become 10. The quantity will become 10. We can do this, right? So, however, this is how we can use the information and derive the demand, and then we can draw that demand curve. So, likewise, इसी तरह से हम जो है वो इसको इसकी और वैल्यूज़ भी, इसकी फर्दर वैल्यूज़ भी हम निकाल सकते हैं. अब देखिए किस तरह से. लेट्स से ये आपकी Q है. Q इज इक्वल टू 25 माइनस P. ओके, आप P एज्यूम करते जाएं, Q आपके पास आती जाएगी. लेट P इज 5, Q इज P की जगह पे 5 सब्स्टिट्यूट करें. 25 माइनस 5 दैट वुड बिकम 20, राइट. अगर ये इंक्रीज होकर 10 हो गई, सो 25 माइनस 10 दैट इज 15. अगर ये 15 हो गई, 25 माइनस 15 दैट इज 10. और अगर ये 20 हो गई, 25 माइनस 20 दैट वुड बी 5. और अगर प्राइस आपने 25 कर दी तो डिमांड आपकी 0 हो जाएगी. सो आपको इंफॉर्मेशंस जो हैं वो हमने प्रोवाइड की, उससे आपने इक्वेशन डिराइव की, उससे आपने फर्दर ये वैल्यूज जो निकालनी. अब आप इजीली सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर प्राइस जो है वो 15 होगी तो डिमांड जो है वो 10 हो जाएगी. अगर ये 20 होगी 5. अगर प्राइस जो है वो किसी वजह से आपने 25 कर दी तो आपकी डिमांड 0 हो जाएगी. दिस इज हाउ एज एंटरप्रेन्योर यू कैन फोरकास्ट. अगर आपको ट्रेंड मालूम हो गया, आप फोरकास्ट कर सकते हैं आपकी डिमांड. अब ज़हन में रखिएगा, इफ अदर थिंग्स डू नॉट चेंज, ये बाकी चीज़ें जो हैं वो उसमें इनकम, नंबर ऑफ कंज्यूमर, ये अगर चेंज ना हो तो फिर आपका ये ट्रेंड सामने आ रहा है. ओके, नाउ विल सी अनदर एग्जांपल एंड विल सी हाउ इट वर्क्स, राइट. फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपकी जो है वो गिवन है Q इज इक्वल टू -10 - 1/4 P, राइट. सो आपसे क्वेश्चन ये किया जा रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ डिमांड एट डिफरेंट प्राइसेस. आपका क्वेश्चन आप पर क्या किया जा रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ डिमांड एट डिफरेंट प्राइसेस. तो व्हाट यू विल डू इज दैट, वेरी सिंपल. आप ये करेंगे कि एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक कॉलम में आप प्राइस अज्यूम कर लेंगे और दूसरे कॉलम में आप ये इक्वेशन लिख लेंगे, दैट इज Q इज इक्वल टू -10 - 1/4 P. ओके, सो अब आप देखें पहले किस तरह से एक टेबल था जिसकी मदद से आपने इक्वेशन बनाई. अब एक इक्वेशन की मदद से आप किस तरह से टेबल बना रहे हैं. ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो टेबल की मदद से दिए हुए हैं कि, और आपने उससे इक्वेशन डेवलप करनी है, तो वो हमने पीछे आपको सिखाया. अब अगर एक आपके पास इक्वेशन गिवन है और आपसे कहा जाए कि इस टेबल बना दें, तो आप अगर फर्ज कर लें प्राइस, आप अज्यूम कर लें प्राइस इज 0. अगर प्राइस फर्ज कर लें 0 हो तो Q आपका कितना आ जाएगा, दैट वुड बी, just I'm sorry, this is not -10, this is 10. Okay, +10. Okay, so if Q price is 0, then quantity will be 10. Now if price is I'm assume कर रहे हैं 4, so just substitute here at 4 at price, so we'll get -1, so that will become 9. so अगर price जो है वो increase होके let's say 16 हो गई, what is that, 16, तो आपकी डिमांड कितनी हो जाएगी. यहाँ पर 16P की जगह पे सब्स्टिट्यूट करें, 4 into 16 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 4. सो 10 - 4 दैट इज 6. सो अगर और प्राइस बढ़कर 25 हो जाती है तो अब आप देखें ये आपका क्या आ जाएगा, 3.75. सो आपने देखा कि किस तरह से हमने एक डिमांड की मदद से एक इक्वेशन डेवलप की, राइट. और हम किस तरह से एक इक्वेशन की मदद से डिमांड डेवलप कर सकते हैं. फर्ज करें हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है और हमने आपको ये इंफॉर्मेशन दे दी है, राइट, और आपसे कहा है कि एक डिमांड की इक्वेशन डेवलप कर दें, तब भी आप इजीली ये कर सकते हैं. ओके, मसलन कैसे कि इसको आप अज्यूम कर लेंगे P1, इसको अज्यूम कर लेंगे Q1, इसको अज्यूम कर लेंगे P2 और इसको अज्यूम कर लेंगे Q2, और ये सब्स्टिट्यूट करेंगे किस फॉर्मूले के अंदर, Q - Q1 इज इक्वल टू
Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 इंटू P माइनस P1। अगर आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट द सेम इक्वेशन, राइट, वो इक्वेशन आपको मिल जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन डिराइव एन इक्वेशन विद टेबल एंड you can use the table to derive an equation. So टेबल से इक्वेशन बनाई जा सकती है, इक्वेशन से टेबल बनाया जा सकता है, राइट। सो आप जरा गौर कीजिए, तो हम आपको एक और एग्जांपल जो है वो बताने की कोशिश करेंगे। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, राइट। नाउ इफ अब थोड़ी सी हम कॉम्प्लिकेटेड जो है ना आपको जो है वो इक्वेशन बना के दिखाते हैं। आप देखिएगा क्या आप उसमें कैसे Q प्लस 1/2 P माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब आपसे कहा गया है कि ये इक्वेशन गिवन है और फाइंड वैल्यू ऑफ Q while the value of P are as find the value of Q when P values जो हैं वो हैं 10, 20, 30 and 40. Okay, so what is the very first step? Very first step is that ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड डिमांड इक्वेशन। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड डिमांड इक्वेशन में, स्टैंडर्ड डिमांड इक्वेशन आपको याद है, दैट इज Q इज इक्वल टू A माइनस BP। इस जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करें। इट मीन Q एक तरफ, बाकी वेरिएबल्स एक तरफ। सो ये क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 50 माइनस 1/2 P, राइट। सो हमने इंडिपेंडेंट जो है वो राइट हैंड साइड पे और डिपेंडेंट लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, राइट। तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, दैट इज वेरी सिंपल। आपने एक टेबल बनाना है, P और Q इज इक्वल टू 50 माइनस 1/2 P आपको बता दिया गया है। तो प्राइस अगर हम आपकी कौन कौन सी अज्यूम करनी है, सबसे पहले 10। अगर प्राइस 10 हो तो इस प्राइस की जगह पे आप 10 सब्स्टिट्यूट करें तो इट वुड बी 10 divided by 2, that would be 5, 50 minus 5, that would be 45. Okay, now अगर ये आपकी जो है वो 20 है, so यहाँ पे 20 रखें तो 10 divided by 20 that would become 10. Okay, so 20 divided by 2 that would become 10, 50 minus 10 that would be 50 minus 10 that would be 40. अगर प्राइस 30 है, अब प्राइस 30 है, ये देखें प्राइस 30 है तो यहाँ पे 30 रखेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 2 दैट वुड बी 15, 50 माइनस 15 दैट वुड बी 35 होगा। और अगर आपकी प्राइस जो है वो 40 है, राइट, सो लाइक दिस लास्ट, तो 40 है तो 40 डिवाइडेड बाय 2 दैट वुड बी 20, 50 माइनस 20 दैट वुड बी 50 माइनस 20 दैट वुड बी 30। सो आपने देखा कि किस तरह से एक इक्वेशन की मदद से आपने क्या डेवलप कर लिया, एक टेबल डेवलप कर लिया। ओके, सो आपने देखा कि एज अ फर्ज कर लें आप किसी फर्म के अंदर एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं और आपको ये बताया जाता है कि जब प्राइस 5 थी ना तो हमारी डिमांड जो है वो 20 थी, जब प्राइस बढ़कर 10 हुई तो हमारी डिमांड 10 हो गई। अब आप बताएं कि हम अगर प्राइस को कम या ज्यादा करें तो क्या होगा, तो आप सिंपल ये करेंगे, इंफॉर्मेशन की मदद से एक इक्वेशन डेवलप करेंगे और उस इक्वेशन में वो वैल्यू जो वो आपसे कह रहे हैं आपके एंटरप्रेन्योर कि अगर ये प्राइस हो तो हमारी डिमांड कितनी होगी, यू कैन इजीली फाइंड इट आउट, राइट। सो जनरली अब हम बिल्कुल एक इसी तरह की assumption बनाते हैं और आपको बताते हैं। फर्ज करें आप जो हैं वो एक फर्म के अंदर एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं और आपका एंटरप्रेन्योर आपसे कहता है कि जब हमारी प्राइस जो थी वो आपकी 10 थी तो आपकी क्वांटिटी जो है वो हम उस वक्त 100 सेल कर रहे थे। ओके, अब हमारी प्राइस यानी कि जब P1 थी तो Q1 थी, फिर हमने प्राइस अपनी जो है वो P2 जो है वो हमारी प्राइस जो है वो 15 हो जब हमने की तो Q2 जो है वो हमारी जो है वो लेट से 80 हो गई। अब आपसे क्वेश्चन करता है कि देखें हमें बताएं कि अगर हम प्राइस इफ P इज इक्वल टू 5 हो जाए तो हमारी फर्म की Q क्या होगी,
डिमांड क्या होगी, हमारी प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी। अब आपसे ये क्वेश्चन है और इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है कि जब प्राइस 10 थी ना तो डिमांड हमारी 100 थी, जब प्राइस 15 थी तो डिमांड हमारी 80 है। अगर प्राइस 5 हो जाए तो डिमांड कितनी होगी, इसको अगर आपने सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो है वो इन इंफॉर्मेशन जो आपको P1, P2, Q1 और Q2 गिवन है उसकी मदद से, इन इंफॉर्मेशन की मदद से आप क्या करेंगे, आप सिंपली एक जो है वो इक्वेशन जो है वो डेवलप कर लेंगे। क्या करेंगे, एक इक्वेशन डेवलप करेंगे। देखें वो कैसे, दैट इज लाइक, फॉर्मूला आपको याद होगा, Q माइनस Q1 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 एंड P माइनस P1, राइट। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू कि Q माइनस Q1 की जगह पे आप क्या रख देंगे, 100 इज इक्वल टू Q2 कितने, दैट इज 80 माइनस 100 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 15 माइनस 10 और P माइनस P1 दैट इज 10। तो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, Q इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5 इंटू P माइनस 10। ओके, सो Q इज इक्वल टू 100 माइनस, ये माइनस है उस तरफ जाके आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो Q इज इक्वल, Q माइनस 100 इज इक्वल टू 5 4s are P minus 10. So Q minus 100 is equal to minus 4P plus 10. So Q is equal to 100 plus 10 minus 4P. So Q is equal to 110 minus 4P. ये जब आप डिराइव कर लेंगे तो अब आपसे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि अगर प्राइस 5 हो तो Q कितना होगा। So what you will do is that Q is equal to 110 minus 4 into 5. So Q is equal to 110 minus 20. So क्वांटिटी आपकी कितनी, अगर प्राइस 5 होगी तो क्वांटिटी कितनी होगी, 90. So this is the required answer. Okay, so this is how you can use the information to get another information. Okay, now we will discuss the supply function equation. What we'll discuss now, supply now we'll discuss supply function equation. देखें, जैसे कि आपको याद है, मैंने आपको जब सप्लाई पढ़ाया था, सप्लाई के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि सप्लाई डिपेंड्स अपॉन प्राइस, टेक्नोलॉजी। आपको याद होगा ना, जैसे कि अगर आप देखें कि अगर प्राइस ज़्यादा हो जाएगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, राइट। और अगर प्राइस कम हो जाएगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। अगर इफ अदर थिंग्स डू नॉट चेंज, राइट, टेक्नोलॉजी ना चेंज हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज ना हो, रॉ मटेरियल की प्राइस चेंज ना हो, तो फिर प्राइस और सप्लाई का कौन सा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। सो आपको अच्छी तरह से याद है, हमने इस तरह से आपको बताया था कि QS, नाउ सप्लाई डिपेंड्स अपॉन number 1 that is price, then we can say that technology, then we can say that cost, right, price of raw material, then etc. कह सकते हैं। और शॉर्ट रन में हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज़ें चेंज नहीं होती। तो सप्लाई जो है, क्वांटिटी सप्लाई इज फंक्शन ऑफ ओनली प्राइस। व्हाट इज द रिलेशनशिप, अगर प्राइस बढ़ जाए तो क्वांटिटी सप्लाई पे क्या असर पड़ता है, बढ़ जाती है, और अगर प्राइस गिर जाए तो क्वांटिटी सप्लाई क्या करती है, गिर जाती है। तो रिलेशनशिप इसका क्या हो गया, पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया। अब ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद है, Q इज इक्वल टू जो है वो C plus DP आपकी इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी। So this will become the standard equation of supply. Okay. Now, however, if the same way, जिस तरह से हमने देखा कि डिमांड में अगर आपको इंफॉर्मेशन मौजूद है तो आप डिमांड इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। एग्जैक्टली अगर आपके पास सप्लाई की इंफॉर्मेशन मौजूद है, आप सप्लाई इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं। याद रखिएगा फॉर्मूला सेम है, Q माइनस Q1 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 ओवर
P2 minus P1 into P minus P1. This is the formula to develop an equation with the help of information, right? So हम assume कर लेते हैं, अगर अब आपके पास information given है P1 is equal to 60 and P2 is equal to 80, Q1 सप्लाई जो है आपकी 10 है और अगर प्राइस 80 हो जाती है तो सप्लाई आपकी जो है वो 20 होगी। ये इन्फॉर्मेशन है और आपने क्या डेवलप करना है, आपने डिमांड सप्लाई इक्वेशन डेवलप करनी है। सो देखिए फॉर्मूला आपके सामने ये गिवन है, दिस इज द फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दें, राइट। सो फॉर्मूला इज Q minus Q1, what is Q1, that is 10, okay, is equal to Q2, that is 20 minus Q1, that is 10, divided by P2, that is 80 minus 60 into P minus P1. What is P1? P1 is 60. Okay, now solve this. Q minus 10 is equal to 20 minus 10, that is 10, 80 minus 60, that is 20, into P minus 60. Okay, now Q minus 10 is equal to 1 by 2 into P minus 60. So Q minus 10 is equal to 1 by 2 P minus 30. 1 by 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। अब 10 को उस तरफ ले जाएं, सो Q is equal to 1 by 2 P minus 30 plus 10. So Q will become 1 by 2 P minus 20. So देखा आपने, हमने इन इंफॉर्मेशन की मदद से किस तरह से जो है वो सप्लाई इक्वेशन डेवलप कर लिया, right? So this is how we can develop a supply equation with the help of the information. Okay, P1 P2 given है और supply 1 और supply 2 given है, तो हम उससे डिमांड की सप्लाई की इक्वेशन जो है वो डिराइव कर सकते हैं। ओके, नाउ अब आप एग्जांपल एक देखिएगा, गौर से सुनिएगा एग्जांपल क्या। उस एग्जांपल में आप देखिएगा, गौर से सुनिएगा, इन्फॉर्मेशन नोट कीजिएगा और फिर हम इन इन्फॉर्मेशन की मदद से जो है वो सप्लाई का जो है वो सप्लाई की इक्वेशन डिराइव करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन इज अ फर्म सेल्स 5000 पेन्स एट द प्राइस ऑफ 5, राइट। सो फर्म सेल्स 5000 पेन्स एट द प्राइस ऑफ 5 while it sells 2000 pens at the price of 3.5. So derive the supply function and graph it. So P1 is 3.5, so Q1 is 2000. When price is 5, then supply is 5000. मीन्स जब प्राइस 3.1 थी तो सप्लाई आपकी 2000 थी, जब प्राइस बढ़ के आपकी 5 हो गई तो सप्लाई बढ़कर 5000 होगी। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का आपस में पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस बढ़ेगी तो उससे फर्म का टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ेगा जब, तो न सिर्फ बायर बैठी फर्म्स अंदर आ जाएंगी अगर लॉन्ग रन है, और अगर शॉर्ट रन है तो वो फर्म उससे ज्यादा सप्लाई देना शुरू कर देगी, ताकि जो है वो क्योंकि प्राइस बढ़ गया और उसका रेवेन्यू बढ़ जाए। सो प्राइस इज 3.5, सप्लाई इज 2000, प्राइस इज 5, सप्लाई इज 5000। सो अब ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपको वो फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होगा। वो क्या फॉर्मूला था इक्वेशन ड्राइव करना का? Q माइनस Q1 इज इक्वल टू Q2 minus Q1 divided by P2 minus P1 into P minus P1. Okay, substitute the above equation above information in this equation. Okay, now Q minus, what is Q1? That is 3.5, and Q2 is, that is 5000. Okay, and Q1, that is Q1 is 2000, divided by P2, that is 5, and P1 is 3.5. So price minus P1, that is 3.5. Okay, solve this equation. Q minus 3.5 is equal to
3000, 5000 minus 2000, 3000 divided by 1.5, okay, into P minus 3.5, okay. So now if you solve this, it would be like that. अगर ये 3.5 को आप उस तरफ ले जाएंगे, सो ये प्लस हो जाएगा उस तरफ जाके, और फाइनली इक्वेशन आपकी की जो है वो शेप आएगी Q इज इक्वल टू दैट इज -5000 प्लस 2000 P, ओके. सो आपकी इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ओके. जब ये आई, अब आपने क्या करना है, इसमें इसको ड्रॉ करना है. इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो इट वुड बी लाइक दैट. यहाँ पे Q और यहाँ पे आप P ले लेंगे, राइट. सो प्राइस आपकी 1, 2, 3, 4 and 5, लेट्स से 1, 2, 3, 4 and 5. और सप्लाई आपकी कितनी है, लेट्स से 1000, 2000, 3000, 4000 and 5000. 1000, 2000, 3000, 4000 and 5000. Okay. Now when price is 3.5, what is यहाँ पे आएगा ना 3.5, और क्वांटिटी आपकी कितनी है 2000. दिस इज अ पॉइंट. और जब प्राइस आपकी 5 हो गई तो आपकी क्वांटिटी कितनी होगी 5000. ये पॉइंट आएगा. इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें तो व्हाट यू विल गेट, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों को ज्वाइन करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, सप्लाई का. दिस इज हाउ यू कैन डिराइव अ सप्लाई का. ओके. सो क्वेश्चन क्या था, इंफॉर्मेशन गिवन थी, आपने डिमांड सप्लाई का फंक्शन यानी कि सप्लाई की इक्वेशन ड्राइव करनी थी और उसके साथ साथ आपने उसको ग्राफ करना था. सो दिस इज हाउ वी कैन डू दैट एग्जांपल. नाउ अगेन अनदर क्वेश्चन, लेट्स सी. अज्यूम कर लें कि इफ Q इज 4 प्लस 2P, और क्वेश्चन क्या है कि अगर प्राइस जो है वो 2 हो, फिर 4 हो, फिर 6 हो, फाइंड सप्लाई फॉर दीज प्राइसेस, फाइंड सप्लाई फॉर दीज प्राइसेस. अब आपको जो है वो इक्वेशन दे दी गई है और आपसे क्या कहा गया है, प्राइस गिवन है और आप सप्लाई फाइंड करें, राइट. अब आपको इस तरह से समझ लें, एज एंटरप्रेन्योर आपने ये सप्लाई का फंक्शन डिराइव किया हुआ है. आपने देखना है कि अगर प्राइसेस डिफरेंट हुई तो आपने सप्लाई जो है वो कितनी बढ़ानी है या गिरानी है. सो आप सिंपल है, यहाँ पर आप P ले लें, प्राइसेस यूं कर लें, यहाँ पर आप Q इज इक्वल टू 4 प्लस 2P, ये टेबल आप बना लें और इसमें वैल्यूज रख दें. अगर प्राइस 2 हो तो Q इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 2. अब हमने देख रहे हैं कि अगर प्राइस 2 है तो क्वांटिटी कितनी आती है 2, और प्राइस की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करें, 2 2s आर 4, 4 प्लस 4 दैट इज 8, राइट. अगर प्राइस 4 है तो P की जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 2s आर 8, 8 प्लस 4 दैट इज 12. और अगर ये 6 है तो 6 2s आर 12 and 12 plus 4 that is 16, right. So this is how you can use the equation to derive a table, right. And previously in previous slide we used the table to derive an equation. So इस तरह से information की मदद से जो है वो आपकी equation draw हो सकती है और equation की मदद से different information जो है वो derive की जा सकती है. मतलब आपसे entrepreneur कहते हैं अगर हम मेरी डिमांड जो सप्लाई का जो फंक्शन है Q is equal to 4 plus 2P है, अगर प्राइस जो है वो हम अगर प्राइस 8 हो तो हमें कितनी सप्लाई देनी चाहिए, राइट. सो व्हाट यू विल डू दैट 4 प्लस 2 इंटू 8, 8 2s आर 16, 16 प्लस 4 दैट इज 20. सो इफ प्राइस इज 8 द सप्लाई शुड बी 20. ओके. दिस इज हाउ वी कैन डिराइव सप्लाई table, right, with the help of equation, supply equation. Okay. Now अब हम ये देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम किस तरह से अटेन किया जा सकता है. पहले हम लीनियर देखेंगे, फिर हम जो है वो क्वाड्रेटिक देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना क्या है, डिमांड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम.
डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम। और हम ये इक्वेशंस कौन सी ले रहे हैं? दीज आर लीनियर इक्वेशंस। ओके, सो इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस भी कहते हैं। एनीवे, सो अब आप देखें कि आपको याद होगा जब हमने आपको डिमांड और सप्लाई पढ़ा रहे थे तो हम कहते थे मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे होता है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए। आपको याद दिलाएं कि जैसे कि इस तरह से हम आपको बताया था कि जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए, दिस इज सप्लाई का, दिस इज डिमांड का, राइट, और दिस इज प्राइस एंड हियर इट इज क्वांटिटी, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये इक्विलिब्रियम आपकी प्राइस होगी और ये आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा। Okay, so this is how we attain the equilibrium in market. So what was the basic idea? Basic idea is that when demand is equal to supply, okay, so when demand intersects supply, that is the equilibrium point, that is the equilibrium point. अब हम देखें इस तरह से, अगर फर्ज करें आपको इक्वेशन गिवन है that is QS is equal to -20 plus 3P और QD is equal to 220 minus 5P. Okay, so what is the equilibrium point? Equilibrium point is that where demand is equal to supply, right? So equilibrium condition क्या है? Equilibrium condition is when quantity supply is equal to quantity demand. So substitute the values. What is quantity supply? That is -20 plus 3P. And what is quantity demand? That is 220 minus 5P. 220 minus 5P. Okay, so solve this for price. So 3P plus 5P is equal to 220 plus 20. So 5 plus 3, that would be 8P is equal to 220 plus 20, that is 240. So P is equal to 240 divided by 8. So P is equal to 30. So equilibrium price क्या आ गई? This is equilibrium price. What is that? Equilibrium price. Okay, that is that. अब आप इस इक्विलिब्रियम प्राइस को ये डिमांड और सप्लाई की किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, आंसर एक ही आएगा। ठीक है जी। अब मसलन देखें, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस और सप्लाई के वर्ड देखें, क्वांटिटी जो है वो एक ही होती है। अब देखें, पहले अगर फर्ज करें QS में रखते हैं, QS इज इक्वल टू -20 प्लस 3P। सो Q इज इक्वल टू -20 प्लस 3 इंटू P आपकी 30 आ गई। सो Q इज इक्वल टू -20 प्लस 90। सो Q इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी आ गई 70। अब इसको क्रॉस चेक कर लें, आप दूसरी इक्वेशन में रख लें, वो क्या था? डिमांड की 220 माइनस 5P। सो Q इज इक्वल टू 220 माइनस 5 इंटू इक्विलिब्रियम प्राइस थी 30। सो Q इज इक्वल टू 220 माइनस 5 into 30, that is 150. What is that? 150. So Q is equal to 220 minus 150, that would be 70. So आपने देखा कि चाहे हम डिमांड की इक्वेशन में इक्विलिब्रियम प्राइस रखें, चाहे हम डिमांड सप्लाई में रखें, तो जो है आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी हो गई? 30 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी है? 70। सो दिस इज हाउ हम जो है डिमांड और सप्लाई की इक्वेशंस गिवन हो तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ ये तो लीनियर इक्वेशंस अगर हो, उनसे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालनी। अब अगर ये क्वाड्रेटिक जो है वो इक्वेशंस हो तो फिर हम क्या करेंगे? दैट इज इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल आप देख लें, गिवन है QS is equal to 6P minus 4 और QD is equal to
3 minus p square. Okay, now if it is the case when equations are quadratic, or one of the equation is quadratic or both are quadratic, how we'll solve it, right? So again, equilibrium condition is that qs is equal to qd. Okay, now what is qs? That is 6p minus 4 is equal to 3 minus p square. ओके, सारी जो है वो आप वेरिएबल्स को एक तरफ ले आए तो ये आपका आ जाएगा p स्क्वायर, इस तरफ आके प्लस 6p minus 4 minus 3 is equal to 0. That would become p square plus 6p minus 7 is equal to 0. अगर हम इसके लिए दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, आप मैट्रिक को रिकॉल करें, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए से और दूसरे फैक्टराइजेशन के जरिए से। फैक्टराइजेशन के जरिए से अगर हम करें तो हमने ऐसे दो इसको करना है, इस p को इस तरह से दो हिस्सों में तकसीम करना है कि प्लस करें तो प्लस 6p आए और 6 आए, और उसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपका जो है वो प्लस माइनस 7 आए। ओके, सो इट कुड बी लाइक दैट p स्क्वायर 7p माइनस p 1p माइनस 7 इज इक्वल टू 0, राइट। सो आपने देखा कि 7 इंटू 1 7p माइनस p करें तो 6 आता है, और 7 इंटू 1 करें माइनस 7 आता है, तो एक ये और एक ये बन गया। इसमें से p आप कॉमन लें तो p प्लस 7, और इसमें से माइनस 1 कॉमन लें तो ये p प्लस 7 आएगा। तो ये क्या बन जाएगा p माइनस 1, और ये आ जाएगा आपका p प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो अब आपके पास p की दो वैल्यूज आ गई, एक p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी कि p इज इक्वल टू 1, दूसरी आपकी p प्लस 7 इज इक्वल टू 0 मीन्स p इज इक्वल टू माइनस 7। अब एक p माइनस 7 आई है और एक p आपकी 1 आई है। अब आप सोचें कि क्या प्राइस माइनस हो सकती है? आंसर है नहीं, प्राइस माइनस नहीं हो सकती, लिहाजा हम इस वाले को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो प्राइस किसके बराबर है? 1 के बराबर। सो अब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी इक्वेशन में, चाहे डिमांड में कर लें, सप्लाई में कर लें, चाहे डिमांड में कर लें। अगर हम सप्लाई में करेंगे तो Q इज इक्वल टू 6, प्राइस कितनी है 1 माइनस 4, सो Q इज इक्वल टू 6 माइनस 4, सो Q विल बी 2, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई Q। आप इसे डबल चेक करना चाहते हैं तो अब आप डिमांड में रख लें, डिमांड की है Q 3 माइनस p स्क्वायर, सो Q इज इक्वल टू 3 माइनस p है 1 का स्क्वायर, सो Q इज इक्वल टू 3 माइनस 1, सो Q इज इक्वल टू 2, सो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई आपकी 2. So this is how we can find the equilibrium quantity and equilibrium price if in case के अगर आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, अब हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, राइट, व्हेन टैक्सेस आर effects of taxes, right? What is that? Effects of taxes on equilibrium, EQ for equilibrium, price and equilibrium क्वांटिटी। याद रहे कि हम ई क्यू इक्विलिब्रियम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, सो इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेस ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, राइट। सो अब देखें, अब देखिए मैं किस तरह से ये टैक्स के इफेक्ट्स निकालता हूँ। फर्ज करें हमें एक इक्वेशन गिवन है क्यू डी इज इक्वल टू 100 माइनस 2p, और क्वांटिटी सप्लाई जो है वो है 3p माइनस 50। ये हमारे पास डिमांड और सप्लाई की, ये हमारे पास डिमांड की इक्वेशन है, ये हमारे पास सप्लाई की इक्वेशन है, ये गिवन है और हमसे क्वेश्चन किया जाता है। पहला क्वेश्चन ये है, राइट इट डाउन हियर। फर्स्ट क्वेश्चन इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आप निकालें। क्या निकालें? इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, राइट, वो आपको निकालने आती है। कैसे? QS इज इक्वल टू QD अगर हो तो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो आप देखें QS क्या है, दैट इज 3p माइनस 50 इज इक्वल टू 100 माइनस 2p, दैट इज डिमांड। प्राइस को एक तरफ कर लें, 3p प्लस 2p
इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से एक तरफ कर लें प्लस 50। सो आपकी क्या आ गई 5p इज इक्वल टू 150। सो p आपके किसके बराबर आ गई 150 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 30। दिस इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, नाउ अगर आपने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालनी है तो किसी एक इक्वेशन चाहे डिमांड की चाहे सप्लाई की जिसमें मर्जी रख लें। सो 100 माइनस 2p आपकी डिमांड की इक्वेशन है। सो q इज इक्वल टू 100 माइनस 2 इंटू 30, राइट। सो q इज इक्वल टू 100 minus 60, so Q will become 40. So this is equilibrium quantity and equilibrium price. The first section of question is solved. Okay. अब दूसरा section क्या है? What is the second section? That is, what will be the effect? What will be the effect? What will be the effect on equilibrium, price and quantity for government impose tax rupees 5 per unit on the firm. This is the second question. What will be the effect on equilibrium price and equilibrium quantity for government impose टैक्स ₹5 पर यूनिट ऑन फर्म। अब देखिए फर्म पर जब टैक्स लगेगा तो किस डिमांड की इक्वेशन पे इफेक्ट होगा या किस सप्लाई पर, चेंज कौन सी इक्वेशन होगी सोच के बताएं। देखिए फर्म पर, फर्म को रिप्रेजेंट कौन सी इक्वेशन करती है सप्लाई की। इट मीन सप्लाई की इक्वेशन में आपका क्या लग रहा है टैक्स लग रहा है, राइट। गवर्नमेंट ने किस पर टैक्स लगाया फर्म पर, लिहाजा वो हम कहां पर एक्सप्रेस करेंगे वो टैक्स सप्लाई की इक्वेशन में, राइट। तो अब हम देखते हैं वो क्या फर्क पड़ता है। देखिए आप गौर से, टैक्स लगाया, डिमांड की इक्वेशन पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दैट वुड बी द सेम -2p। सप्लाई की इक्वेशन पे फर्क पड़ेगा, यस 3p। अब आपने सोचना है कि प्रोड्यूसर प्राइस लेता है, आप उसको पैसे आप देते हैं, उसमें से 5 रुपए टैक्स की सूरत में चले जाएंगे, 5 रुपए टैक्स की सूरत में चले जाएंगे। इट मीन 5 रुपए लेस हो जाएंगे, p -5 -50, दिस विल बी द न्यू इक्वेशन। और अगर कंज्यूमर पे लगेगा तो कंज्यूमर टैक्स देता है तो प्राइस में ऐड हो जाएंगे। अगर फर्ज करें प्रोड्यूसर 20 रुपए की एक चीज देता है तो 5 रुपए पर यूनिट टैक्स लग गया, तो 20 रुपए की पहले वो प्राइस वसूल कर रहा था, अब 20 में से 5 जो है माइनस हो जाएंगे, अब कितना होगा 15, सो p -5, राइट। सो दिस वुड बी द, सो क्वांटिटी सप्लाई क्या बन जाएगी अब 3p -15 -50, so QS will be 3p -65. So this will be the new equation, right? Okay, so this will be the new supply equation after tax, and this is the demand equation. क्योंकि इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, टैक्स तो लगाया गवर्नमेंट ने फर्म पर लगाया। अब आप देखें इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन QS is equal to QD, so QS is now 3p -65 equal 100 -2p, so 2p इस तरफ आ जाएगा, 3p plus 2p is equal to 100 plus 65, so 5p is equal to 165, so p is equal to 165 divided by 5, so p is equal to 33, equilibrium price is 33,
And what is the equilibrium quantity? You can substitute any equation. Q is equal to 100 minus 2p, right? So Q is equal to 100 minus 2p. This is the demand equation. इसमें आप प्राइस सब्स्टिट्यूट कर दें. 100 minus 2 into 33. So Q will be 100 minus 66. So Q is equal to 34. So इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी आ गई? 34. अब आप कंपेयर कर लें. जब टैक्स फॉर्म पर नहीं लग रहा था तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी थी? 30. अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी है? 33. जब टैक्स नहीं लग रहा तो प्राइस कितनी थी? 40. अब प्राइस कितनी है? 33. सो आपने देखा कि अगर फॉर्म पर टैक्स लगे तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो क्या करती है? बढ़ जाती है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले की निस्बत कम हो जाती है. दिस इज द इम्प्लीकेशन ऑफ टैक्स, राइट, ऑन फर्म, राइट. नाउ अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन. Now, effect of tax of ₹5 per unit on consumer. ओके. सो पिछली स्लाइड पे हमने डिमांड और सप्लाई की इक्वेशन लिखी थी. विल रीराइट इट ताकि आपको अंदाजा हो जाए, राइट. क्वांटिटी डिमांड थी आपकी 100 माइनस 2p और क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू 3p माइनस 50. और कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी हमारी क्या आई थी? इक्विलिब्रियम प्राइस आई थी हमारी, that is 30, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी आई थी? that is 40. नाउ अब हमने ये तो बगैर टैक्सेस के हमने जो सॉल्व किया था, जो फर्स्ट पार्ट किया था उसकी इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी. अब इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन ₹5 पर यूनिट ऑन कंज्यूमर. अब टैक्स किस पे लग रहा है? कंज्यूमर पे लग रहा है. सो इट वुड बी लाइक कंज्यूमर पे लगेगा तो इट मीन डिमांड पे लगेगा. अब जो कंज्यूमर प्राइस दे रहा है उसमें ₹5 पर यूनिट ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे. प्रोड्यूसर को तो माइनस हुए थे ना, अब क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. तो ये QD विल बिकम 100 माइनस 2 इंटू P plus 5. So what would be the new equation? QD is equal to 100 minus 2P minus 10. So QD would be 90 minus 2P. This would be the new equation after ₹5 per unit tax on consumer, right? So now what is the equilibrium condition? QS is equal to QD. QS is, that is 3P minus 50 is equal to 90 minus 2p. Solve it for price. So 3p plus 2p is equal to 90 plus 50. So 5p is equal to 140. So p is equal to 140 divided by 5. So p is equal to 28. Now new equilibrium price is 28. अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपने देखनी है तो Q किसी एक में रख दें. Q इज इक्वल टू, दैट इज, लेट्स से सप्लाई में रखें 3p माइनस 50. सो Q इज इक्वल टू 3 और P की जगह पे अब 28 आ जाएगी माइनस 50. सो Q इज इक्वल टू 75 minus, now Q is equal to 28 into 3, 84 minus 50. So Q is equal to 84 minus 50, that would be 34.
सो न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 34, प्राइस इज 28। अब इफेक्ट आप चेक कर लें कि जब दोनों पे जब टैक्स नहीं था, ना कंज्यूमर पे ना प्रोड्यूसर पे, तो इक्विलिब्रियम प्राइस 30 थी, क्वांटिटी 40 थी। अब कंज्यूमर पे टैक्स लगा 5 रुपए पर यूनिट, प्राइस कम होके 28 होगी और सप्लाई जो क्वांटिटी इक्विलिब्रियम 34 होगी। इट मीन प्राइस कम हुई और क्वांटिटी बढ़ गई अगर 5 रुपए पर यूनिट टैक्स लगे कंज्यूमर पर। ओके, तो ये बेसिकली अब ऐसी भी सूरत हो सकती है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। 3 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए कि इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालनी है हमने इक्वेशंस 2 दे के। फिर अगर 5 रुपए जो है पर यूनिट टैक्स लगे प्रोड्यूसर पर, फिर क्या हुआ, और अगर 5 रुपए पर टैक्स कंज्यूमर पर लगे तो फिर क्या हुआ। ये दोनों सूरतें हमने निकाल के देख ली हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि अगर 5 रुपए पर यूनिट टैक्स कंज्यूमर पे भी लगे और प्रोड्यूसर पे लगे फिर क्या होगा, राइट। सो व्हाट वुड बी द क्वेश्चन। इफेक्ट, 4th क्वेश्चन है आपका, इफेक्ट ऑफ RS5 on consumer and firm बोथ। अब दोनों पे टैक्स लगा, अब क्या होगा, ठीक है जी। अब इक्वेशन जो है वो आप देखें, जो सिंपल इक्वेशन आपके पास ये लिखी हुई है, ये आपके सामने ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है जो हमने, अब इसमें पहले तो हम क्या करेंगे, 5 रुपए टैक्स जब हमने प्रोड्यूसर पे लगा, कंज्यूमर पे लगाएंगे तो QD इज इक्वल टू 100 माइनस 2P की जगह पे जो कंज्यूमर है उसकी प्राइस जो है वो ऐड हो जाती है, क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है पर टैक्स। तो QD क्या बन गया आपका, दैट वुड बी 100 माइनस 2P माइनस 10, सो QD वुड बी 90 माइनस 2P। सो ये तो आपकी डिमांड का आपकी इक्वेशन होगी आफ्टर टैक्स। अब सप्लाई की इक्वेशन क्या बन जाएगी, सप्लाई की इक्वेशन आपको याद है, यहां पे हम कर लेते हैं, QS इज इक्वल टू 3P की जगह पे P, और अब माइनस उसके 5 हो जाएंगे और माइनस 50, और अब आपकी क्वांटिटी सप्लाई क्या बन जाएगी, 3P माइनस 15 माइनस 50, दैट वुड बी QS इज इक्वल टू 3P माइनस 65। सो ये आपकी सप्लाई की इक्वेशन बन गई। आफ्टर टैक्स आपकी सप्लाई की इक्वेशन ये बन गई, डिमांड की ये बन गई, और इक्विलिब्रियम तो आपको यकीनन याद होगा जहां पर QS इज इक्वल टू QD होता है। तो 3P माइनस 65 इज इक्वल टू 90 माइनस 2P। सॉल्व करें इसे, सो 5P इज इक्वल टू 155, सो P इज इक्वल टू 155 डिवाइडेड बाय 5 31। तो ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगी आफ्टर टैक्स ऑन बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, राइट। और क्वांटिटी क्या आ जाएगी, Q इज इक्वल टू 3P माइनस 65, Q इज इक्वल टू 3 इंटू 31 माइनस 65, सो Q इज इक्वल टू 93 माइनस 65, सो ये आपकी Q आ जाएगी 28। राइट। सो इन केस के अगर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों पर टैक्स लग जाए तो फिर इक्विलिब्रियम प्राइस 31 हो जाएगी, क्वांटिटी 28 हो जाएगी। जब दोनों पे टैक्स नहीं था तो फिर प्राइस इक्विलिब्रियम 30 थी और क्वांटिटी 40 थी। अब जब टैक्स लगा तो प्राइस सिर्फ 1 रुपया बढ़ गई है और क्वांटिटी इक्विलिब्रियम 2 रुपए कम हो गई है जब 5 रुपए पर यूनिट प्रोड्यूसर पर टैक्स लगा। सो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने आपको डिमांड और सप्लाई की
इक्वेशंस की मदद से इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना सिखाया। सबसे पहले हमने आपको ये सिखाया कि अगर आपके पास टेबल गिवन है तो आप इक्वेशन किस तरह से डिराइव कर सकते हैं और फिर ड्रॉ किस तरह से कर सकते हैं। फिर हमने ये बताया कि अगर इक्वेशन गिवन है तो हम उसका टेबल किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। सो टेबल से इक्वेशन और इक्वेशन से टेबल, डिमांड और सप्लाई दोनों के हमने डिराइव करने सीखे। साथ ही साथ हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सूरत में अगर डिमांड और सप्लाई गिवन हो दोनों सूरतों में तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी निकालनी सिखाई। उसके साथ साथ हमने आपको ये बताया कि अगर टैक्स लग जाए कंज्यूमर पर या प्रोड्यूसर पर तो क्या सूरत हाल होती है और नए इक्विलिब्रियम प्राइस और प्रीवियस इक्विलिब्रियम प्राइस विद एंड विदाउट टैक्सेस इक्विलिब्रियम प्राइसेस में क्या डिफरेंस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या डिफरेंस आता है। तो ये तो आज का आपका लेक्चर था। होपफुली आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपने करना क्या है, वो वाला लेक्चर जिसमें हमने डिमांड और सप्लाई पढ़ी है उसको इस मैथमेटिकल इक्वेशंस और मैथमेटिकल कंसेप्ट्स के साथ मिला के पढ़ेंगे तो इट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू। ओके, सो इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी जिसमें हम आपको डिफरेंट कंसेप्ट्स जो डिमांड और सप्लाई के अंदर और इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो मैथमेटिक्स के इस्तेमाल होते हैं और वो किस तरह से बेनिफिशियल होते हैं, जिसमें हम डेरिवेशन भी देखेंगे कि किस तरह से डेरिवेटिव इज दिस कैलकुलस का ये जो इशू है ये आपको किस कदर हेल्पफुल साबित होता है एज अ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के, और किस तरह से आप इसका इस्तेमाल करके आप दुरुस्त फैसले तक पहुँच सकते हैं। ओके, तब तक के लिए, अगले लेक्चर तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।